को नमस्कार, जय माता जी। ऑक्सीजन एपिसोड 99 एपिसोड में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं जयदेव सिंह गोहिल, एक सामाजिक कार्यकर्ता और ऑक्सीजन ऑनलाइन वेबिनार के ऑर्गेनाइजर। आज जो वेबिनार हम करने जा रहे हैं लाइव, उसमें जो हमारे आज के अतिथि विशेष जो है वो अभी की परिस्थितियों को, जो अभी अभी 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम पूर्ण हुई तो उसके बाद क्या करना चाहिए, तो उसमें आगे बढ़ने के लिए जो भी जीपीएससी, यूपीएससी, खास तो यूपीएससी में क्या होता है, उसमें एडमिशन कैसे मिलता है, तो उसका जिनके पास 16 से भी ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ऐसे आज के हमारे जो विशिष्ट मेहमान है वो है श्रीमान बलराज सिंह जी सोलंकी, और एक वो दूरदर्शी नेता है, उसने सैकड़ों उम्मीदवार है जिससे उसने सिविल सेवक बनाया हुआ है। तो ज़्यादा वक्त में न लेकर पहले साहब की बात सुनते हैं, उससे जितना ज़्यादा मार्गदर्शन मिले वो हम लेते हैं। बाश्री मितलबा। जय माता जी। खम्मा घनी आप सभी को YouTube और गूगल मीट के द्वारा जुड़े हुए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। 3 साल से ज़्यादा वक्त हम सब ने साथ बिताया है। परिश्रम से प्रगति और उसका नया वर्जन ऑक्सीजन में आप सभी का फिर से स्वागत कर रहे हैं। गुजरात, भारत और स्क्रीन पर हम देख रहे हैं अमेरिका से भी जुड़े हुए सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। सोलंकी सर, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि क्लासिक आईएएस अकादमी क्या है? अच्छा, पहले तो सब लोगों को मेरा नमस्कार, और मैं अपने को बहुत आभारी और कृतज्ञ समझता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मेरा बात सुनने के लिए मौका दिया है। और मुझे नहीं पता है मैं किस रूप में आप लोगों का क्या सहयोग या अपना योगदान दे पाऊँगा, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जिस फील्ड में मैं हूँ और जो भी मैं राजपूत समाज या किसी और अन्य के लिए करना चाहूँ वो मैं जरूर करूँगा। क्लासिक आईएएस अकेडमी मैंने 2009 में खोला था जी। उसका कुछ पर्सनल कारण था। मैं 1990 के अंदर अपना आईएएस का एग्ज़ाम लिखा, बट मैं फेल किया। तो चलता रहा और हमारा परिवार कुछ बाहर यूरोप टूर के लिए जा रहा था जी। तो एक आईएएस है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, खैर अब बहुत पुराने हो चुके, अब तो हैं भी नहीं, मुझे नहीं पता। तो उनको बोला था कि पासपोर्ट के लिए एक तत्काल लेटर लिख दीजिए जी ऑफिस के लिए। तो 3 दिन तक मुझे टालते रहे, जबकि वो बहुत अच्छे मित्र थे जी। तो चौथे दिन उन्होंने बड़ा कटाक्ष किया मेरे ऊपर कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ी बैठा हूँ। तो मेरे को बस उस दिन मन व्यथित हुआ। मैंने कहा अब ना हम आईएएस बनाएंगे। तो बस इत्तेफाक था और मेरी खुशकिस्मती थी कि भाई अचानक ही मन में आया और लोग जुड़ते गए और मैंने ये सब एकदम से क्लासिक आईएएस अकेडमी। क्लासिक वर्ड मेरी पुरानी कुछ कंपनीज हैं जो 1987 से मैं बिजनेस में हूँ जी। और हम लोग 5 स्टार होटल मेंटेनेंस बिजनेस में हैं जी। उसके अलावा फिर हम आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आ गए, फिर हम लोग स्टडी अब्रॉड में हैं जी। तो हमारा इंटीरियर का भी थोड़ा बिजनेस है और थोड़े छोटे-छोटे 2 और बिजनेसेस हैं। तो बड़ी खुशी होती है 16 साल से लगभग
500 आईएएस आईपीएस हम बना चुके हैं सिविल सर्वेंट्स। ओह जी मतलब ठीक है, अच्छा लगता है। वो एक मुझे लगता है कि क्षण गुस्से का था, जब ऐसा था कि नहीं, मतलब एक आईएएस तक पहुंचना मुश्किल है या बहुत काम निकलवाना मुश्किल है, जी लेकिन अब लगता है कि शायद बहुत ही ये आसान है। जी। एक सर का कटाक्ष, नेगेटिव वर्ड्स को किस तरह आपने पॉजिटिव वे में लिया और आपकी प्रगति होनी शुरू हो गई। जी, 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 ये तो है। जी, अगर जी, आपकी तरह सभी लोग नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव में ले तो सभी की प्रगति हो सकती है। आपने अपनी तो प्रगति की है, जी। लेकिन आपके साथ-साथ आपने 500 से ज़्यादा आईएएस, आईपीएस बनाए हैं। उन लोगों की तो दुनिया ही बदल गई। तो यूपीएससी के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी दीजिए कि यूपीएससी क्या है? उसकी एग्ज़ाम कैसे, उसकी तैयारी आप कैसे करवाते हैं? देखिए, मैं जी, पहले भी कई बार ये बात बोल चुका हूँ। जी, क्या होता है ना, एक ये एक भ्रम है, धारणा है कि ये यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है। जी, हाँ, ये मदर ऑफ ऑल एग्ज़ाम है, इसमें जी, कोई दो राय नहीं है। जी, लेकिन जब हमारा वक़्त था तब काफ़ी टफ़ था, जी, और इस एग्ज़ाम को इस दृष्टिकोण से देखा जाता था कि जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चा है, वो आराम से इसको पास कर पाएगा, वरना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे टाइम पे एक ऑप्शनल प्रीलिम्स के अंदर होता था, 2 ऑप्शनल मेंस में होते थे। अभी तो एग्ज़ाम इतना आसान बना दिया गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पे है। और मैं कहता हूँ कि लोग बोलते हैं दिस इज़ द टफेस्ट एग्ज़ाम, मैं बोलता हूँ दिस इज़ द ईज़ीएस्ट एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड। जी, और आईएएस बनना इतना आसान है कि मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि होता क्या है ना कि कोई व्यक्ति जो भी अपने लाइन में मास्टर है, तो उसको वो पारंगत हो जाता है कि भई ये कितना, उसको पता होता है कि हम किसी को बोलेंगे, मतलब मेरे लिए शायद कोई सब्ज़ी बनाना या कोई ऐसा घरेलू काम करना बड़ा टफ़ होगा, जी, लेकिन जो गृहिणियाँ हैं उनके लिए बड़ा बाएँ हाथ का खेल है। जी, कि कोई भी सब्ज़ी बना देना या कोई भी हलवा या कोई भी ऐसा पकवान बना देना। जी, ये वही वो वाली स्थिति है कि जब आप कूदेंगे, तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। जी, आईएएस के लिए देखिए, आईएएस के लिए ना पढ़ाई नहीं चाहिए, जी, इसके लिए लगन चाहिए। जी, पढ़ाई बिल्कुल नहीं चाहिए, लगन चाहिए और पढ़ाई अपने आप हो जाए। जी, सबसे बड़ी समस्या है कि आप देखें कि अगर हम देखेंगे पिछले कई सालों में, तो आईएएस का जो टॉपर है वो 52% पे होता है। तो या तो ये बहुत टफ एग्ज़ाम है जी, या बहुत ईज़ी एग्ज़ाम है। जी, तो अगर टफ है तो फिर कैट, मैट और जितने भी हैं उनमें 99 परसेंटाइल लाना पड़ता है, जी, या तो सिर्फ 52% लाते हैं। जी, हम बच्चों को बोलते हैं कि आप पूरे जीवन काल में 12 साल पढ़े हो, 3 साल 4 साल और ग्रेजुएशन करे हो, तो ये सब आप ऑलरेडी पढ़े हो, तो क्या कभी आप 52% नंबर लाए हो? कहते नहीं। तो जब 52% वहाँ नहीं लाए, 70%, 80% तक आप जाते हो, 90% तक आप जाते हो, तो ये तो इतना आसान एग्ज़ाम है कि यहाँ पे 52% पे टॉपर है। प्रॉब्लम क्या है जी, कि हर आदमी लकीर का फ़कीर है। जी, हर आदमी ये चाहता है कि मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन को जॉइन करूँ, वो हमें ऐसा कैप्सूल दे कि हम कैप्सूल खाएँ और आईएएस बन जाएँ। तो भई अगर इतना ही आसान है, जी, तो मैं या कोई भी इंस्टीट्यूशन वाला, जी, एक आध अपवाद की बात नहीं करता हूँ, जी, आज तक अपने बच्चों का आईएएस क्यों नहीं बना पाया? जी, ठीक है ना? सही। जी, हाँ जी, अगर वो अपने बच्चों का आईएएस नहीं बना सकते, तो आपके बच्चों को कैसे आईएएस बनाएँगे? जी, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का एक ही रोल है, वो सिर्फ़ आपके बेसिक्स क्लियर करते हैं। जी, जो आप 12 साल पढ़े हो, जो जी, आप इसका छठी क्लास, 7वीं क्लास के बाद से भूल गए थे, जी, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। अब अगर हम हिस्ट्री बोलते हैं तो बाबर कहाँ से आए, ये कौन आया, ये अमूमन कोई नहीं पूछता है। बट अगर हम बोलते हैं कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट में कौन-कौन लोग थे, कौन-कौन स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे,
वो ज़्यादा मैटर करता है। जी अब आईएएस सिविल सर्विसेज यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट करता है? एक एस्पिरेंट से सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको इस देश के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो। जी मतलब मैं गुजरात एक दो बार ही आया हूँ, जी और अगर मैं एस्पिरेंट हूँ तो मुझे, मेरी इच्छा है कि मुझे आईएएस बना दी जाए, और मैं गुजरात के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के पहनावे के बारे में, खान पान के बारे में, कल्चर के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे वहाँ का डीएम बना दीजिए। तो ऐसे कैसे पॉसिबल? जब तक आप किसी प्रदेश के, किसी क्षेत्र के बारे में लोगों को नहीं जानते, तो तभी तो आप उस क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप लोगों को, समस्या है कि लोग हमारे इस देश में अब एक दूसरे को उनकी फूड हैबिट से पहचानते हैं जी कि अगर ये ढोकला खा रहा है तो गुजराती है, जी फाफड़ा खा रहा है तो गुजराती है, जी और छोला भटूरा खा रहा है तो पंजाबी है, जी नॉर्थ इंडियन है, मोमोज खाता है तो चिल्की है, जी खाता है तो मद्रासी है। तो समस्या ये है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो जो नृत्य शैली है गुजरात की, जो वास्तु कला है, सोमनाथ के मंदिर, चाहे वो द्वारका हो, चाहे कुछ और हो, जी लोगों को आज ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट से मेरा पाला पड़ता है, जबकि मेरा सौभाग्य था कि मैं गिर के जंगलों में 7 दिन रहा हूँ। जी मेरी कंपनी जो मेंटेनेंस का काम करती है, तो ताज लॉज हम खोलने गए थे, जी और वहाँ मेरा बहुत सौभाग्य था कि मैं वेरावल तक गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और ये जानने को पता लगा कि वहाँ पे आज भी 25,000 निगरोज हैं जो हिंदी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं। जी तो मैंने और जानने की कोशिश करी, उस छोटे से ट्रिप में तो पता लगा है लोग। तो सिर्फ एक यही बात जब मैंने अपने पिछले कई सालों में लोगों से कहा कि आप जानते हैं कि गुजरात में एक ऐसा जगह है जहाँ 25,000 निगरोज रहते, कह रहे क्या बात कर रहे हैं। तो इट्स ओनली अबाउट knowing your own people, your own country, your own culture. जी आईएएस के बारे में इतनी ज़्यादा मिथ फैला रखी है, जी बच्चा बहुत जल्दी घबरा जाता है कि पता नहीं क्या पूछेंगे, जी जबकि पिछले सालों में इतने आसान क्वेश्चंस आए हैं जी कि आप सब लोगों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को प्रेरित करें, और देखिए जी कि मुझे किसी का एडमिशन नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो मुझे उससे बड़ी खुशी नहीं होगी कि मैं अगर किसी के लिए मार्गदर्शक बन पाऊँ। जी यही आईएएस और इससे तो ज़्यादा और क्या बताऊँ। जी सोलंकी सर, यहाँ तो गुजरात में ऐसा माहौल है, आईएएस आईपीएस मतलब सीएम पीएम बनना जितना जी इतना हाव है, इतना बच्चों को भी ज्यादातर पुलिस, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, अरे वो तो बहुत मुश्किल है, आईएएस वो तो नहीं हो पाएगा, पहले से ही ऐसी सोच होती है। आपने शुरू में हमारी बातचीत हुई, आपने कहा था कि सोच बड़ी होनी चाहिए जी। और मैंने कहीं ये सुना था कि गुजरात में से ज्यादा आईएएस आईपीएस नहीं बनते, लेकिन बिहार में से ज्यादा आईएएस आईपीएस बनते हैं, ऐसा सुना था। ये सच है या झूठ है, ये मुझे पता जी। ऐसा नहीं है जी जी। जी। ये अब वो पहले मिथ था जो मैंने बताया, जब हमारे जमाने में एग्जाम इसका पैटर्न इस तरह के था जी तो गुजरात से भी काफी बच्चा आ रहा है और बहुत अच्छा बच्चा निकल रहा है जी बट समस्या क्या है ना कि मैं एक ही बात बोलता हूँ जी कि अगर आपको अपने बच्चों को, सब लोगों से यही सलाह है कि बोलिए कि अगर 3 थाल पड़ा है, जी एक में हीरा पड़ा है, एक में सोना पड़ा है, एक में चांदी पड़ा है, जी क्या उठाएंगे? हीरा ही उठाएंगे। तो अब ये कॉल उनकी है, मेहनत उतना ही करना है जी मेहनत उतना ही करना है, जी उतना ही मेहनत है। एसएससी रैंक बनने के लिए सिपाही बनना इतना आसान नहीं है, नहीं होता है जी, उसके लिए भी एग्जाम देना है, फिजिकल देना है। आईएएस में तो कम से कम फिजिकल तो नहीं देना है, नहीं देना है जी, अग्निवीर के लिए बोरी उठा के तो नहीं भागना है, नहीं, वहाँ भी एग्जाम है, रीजनिंग है, क्वांट है, जनरल नॉलेज है जी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। तो हम तो यही बोलेंगे कि जब करना है तो आसमान की सोचें,
जी आसमान से गिरेंगे तो खजूर पे तो अटकेंगे, जी धूप की सोचेंगे तो सीधा जमीन क्या पताल में जाके गिरेंगे। जी ऐसा बहुत बच्चा है मेरे पास। मैं मतलब एक जिक्र कर देता हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि एक दिन जी मेरे स्टाफ ने कहा सर ये 2 बच्चे छोड़ रहे हैं। जी तो मैं जा रहा था, शाम का वक्त था, तो रिसेप्शन पे उन्होंने बोला सर ये 2 बच्चे छोड़ना चाहते हैं। हमने कहा भाई क्या हो गया? बोले सर हमारे बस का नहीं है, बहुत मुश्किल एग्जाम। तो उन्होंने कहा क्या करते हो तुम लोग? बोले हम पीएनबी बैंक में आईटी मैनेजर हैं। उन्हें क्या तनख्वाह मिलता है? 85,000 तनख्वाह मिलता है। उन्होंने क्या तुम कभी अपने जीवन काल में चेयरमैन बन सकते हो पीएनबी के? बोले नहीं। मैंने कहा सिर्फ यही एग्जाम है, तो आप यू कैन बी एनी वन। जी जैसे एक तो चला गया, बोला सर मेरे बस का नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ, बहुत मुश्किल है। दूसरा रुक गया, जी तो 3 साल रुका रहा, जी और 3 साल में उसकी मेहनत रंग लाई। आज वो जॉइंट कमिश्नर जीएसटी गाजियाबाद है, रोहित इंदौरा नाम बता देता हूँ। जी अरे वाह, ये सारी सोच का है। जी बताइए। सर आपने 500 से ज्यादा आईएएस आईपीएस बनाए हैं, मतलब गाइड किया है उनको आपकी अकेडमी के द्वारा। तो सर आपका क्या एजुकेशन है और आपका गांव कौन सा है उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ था। पिताजी सिपाही थे यूपी पुलिस में, जी तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में आ गए यहाँ दिल्ली में। जी तो बहुत ही हार्डकोर ईमानदार व्यक्ति। जी तो हम लोग साइकिल भी नहीं थी। आज मैं चाणक्यपुरी में रहता हूँ, जी जो वन ऑफ द कॉस्टेस्ट एरिया ऑफ न्यू दिल्ली। जी तो बहुत ही ईमानदार रहे, चलता रहा। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से दिल्ली में। फिर मैंने बीए किया मोतीलाल नेहरू इवनिंग कॉलेज से, और 12वीं क्लास में था तो मैंने 3 बार ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर दिया था लेडीज गारमेंट्स। जी बिजनेस करने का बड़ा मन था। जी तो 1987 में मैं एनडीए पास किया, बट मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन नहीं कर पाया। जी तो 1990 में आईएएस लिखा, 1990 में निफ्ट का एग्ज़ाम दिया, जी उसमें पास किया, लेकिन कलरिंग में फेल किया। जी तो लगभग 5 साल थिएटर किया। जी वैसे बहुत सारे कार्य करे, बट बिजनेस करने का मन था, तो वो उसमें मैं किया और करता रहा। फिर बाद में मैंने आगे जाके एमए किया, जी और एलएलबी मेरा अधूरा रह गया। जी काफ़ी ज्ञान है जी तो बस ये ही चलता रहा। जी तो ठीक था, सब अच्छा रहा, परिवार अच्छा रहा। मेरी बड़ी बिटिया है, वो स्टडी अब्रॉड का बिजनेस संभालती है। जी छोटी बेटी एमबीबीएस डॉक्टर है, जो इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर है। जी एक बेटा है छोटा, जो बीटेक बायोटेक करता है शारदा यूनिवर्सिटी नोएडा से। जी बस यही छोटा सा परिवार है। जी ये तो आपके पास्ट की बात हुई और आपके परिवार की बात हुई। आपका फ्यूचर का कोई सपना है कि आप ऐसा चाहते हैं कि आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? देखिए, मेरा मन तो है मैं 4000 शहरों के अंदर अपना इंस्टीट्यूट खोलूं। हिंदुस्तान में 4000 शहर है। जी मेरा सपना है कि मैं राजपूत समाज का जितना बच्चा है उसको मैं कुछ भी योगदान, चाहे मुझे फ्री पढ़ाना पड़े, जी मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ। मेरा शुरू से ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ राजपूत समाज के लिए, मैं पूरे हिंदुस्तान में जी मेरी पहली प्राइवेट संस्था थी जिसने एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को फी कंसेशन दी। जी आज भी मेरे यहाँ पे बहुत स्कॉलरशिप दिया जाता है। ग्रेट। मेरा मानना है कि किसी भी बच्चे को, चाहे वो किसी का भी है, क्योंकि कोई कहीं पैदा हो उसको नहीं पता था, वो तो उसको थोड़ी पता है किस धर्म में, किस परिवार में वो पैदा हो रहा है। जी पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। जी हमने शुरू से ही बहुत बच्चों को, और आज भी हम ऐसा नहीं करते और इंस्टीट्यूशंस की तरह कि आप आइए एग्ज़ाम दीजिए, जितना नंबर आएगा उतना कंसेशन नहीं। हमारे यहाँ सिंपल स्क्रीनिंग है, आप आइए,
आप ये बताइए कि आपको क्यों दिया जाए बस? जी, अगर हमें लगता है कि नहीं ये डिजर्विंग है, हम उनको फ्री पढ़ाते हैं। आज भी फ्री पढ़ाते जी, हैं। आज भी मेरे पास कम से कम बहुत बच्चा फ्री पढ़ता है। जी। ये आपका हेल्पिंग नेचर है कि जिसको जो फी पे नहीं कर पाते और ब्रिलियंट है, जी, लेकिन पैसे की वजह से उनका फ्यूचर बर्बाद ना हो और आप कई बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं फ्री में पढ़ाऊँगा तो मुझे लॉस होगा कि मुझे इनसे पैसे लेने चाहिए या फ्री में नहीं पढ़ाऊँ, ऐसा कोई ख़्याल? देखिए, मैंने बोला ना मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ जी, और मेरे फ़ादर साहब ने हमेशा से यही गुण सिखाया कि भई आप जितना कर सकते हो करिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे ऐसे हैं। जी, तो मैं कई बार गुस्सा कर जाता हूँ, नहीं, नहीं छोड़ो, छोड़ो ना, उनका कर्म उनके साथ। तो जी, मुझे बस एक बार ही दुःख हुआ था, जी, एक ही बार दुःख हुआ था कि एक लड़की उड़ीसा से आई थी, उसने बोला उसके पिताजी नहीं है और जी, बहुत गरीब है, तो हमने उसको बहुत मतलब समझ लीजिए 70% की कंसेशन दे दिया। जी। बाद में पता लगा कि उसका उड़ीसा में पेट्रोल पंप है। ओह! तो बहुत दुःख हुआ, तो मैंने तो नहीं बोला, खैर वो स्टाफ ने उनको बोला कि भई ये गलत है, आप इस तरह से तो फिर बाकी बच्चों के साथ अन्याय होता है। जी, बहुत मुस्लिम बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, बहुत पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है किसी भी। जी, ये देखिए, ऐसा आपने कहा कि भई मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आए। एक बार मेरे को एक मेरे स्टाफ ने कहा कि हमें पता है कि ये बच्चा पास नहीं कर पाएगा, फिर भी आप इसको फ्री क्यों पढ़ा रहे हो? तो मैंने कहा कि इसके मन में ये नहीं रहना चाहिए कि अगर मैं कोचिंग कर लेता तो मैं मैं आईएएस आईएएस बन बन जाता, जी, तो जी, इसको इसके मन की करने दो। जी, तो इसको भी अपनी क्षमता पता लगनी चाहिए जी, और कम से कम इसके मन में ये क्या बोलते हैं उसको, दर्द नहीं रहना दर्द चाहिए, नहीं दुःख रहना नहीं चाहिए। चाहिए। जी, तो इसलिए अपने मेरे विचार ऐसे हैं। हमें कोई धर्मात्मा नहीं जी, बनना, ना किसी को सर्टिफ़िकेट लेना जी, है, ठीक है ना? हम जैसे हैं वैसे हैं, हमें किसको साबित करना है। जी। लेकिन जिसके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन सच्चाई और अच्छाई, जी, ये दोनों पैसे से भी बढ़कर है, मेरा मानना है। अगर जी, मुझे कोई पूछता है कि आपके पास क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है, एक सच्चाई है और अच्छाई है। जी। बस यही अनमोल है। आपने 500 से ज़्यादा आईएएस, आईपीएस बनाए हैं। फ्री में कोचिंग भी कर रहे हैं जिनको ज़रूरत है। इसके अलावा हमें यूएन न्यूज़ भी मिला है कि आप जिन स्टूडेंट को आउट ऑफ कंट्री नहीं, वो मेरा मेरा हाँ, अलग बाहर जाना है, उनको भी गाइड कर रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, देखिए, जब ये 16 साल से चल रहा था तो ऐसे ही एक मैनेजर आए और फिर वो करते-करते हम लोग स्टडी अब्रॉड के बिज़नेस में आ गए। जी, बट हम दिल्ली एनसीआर के अलावा काम नहीं करते हैं, हम बड़ा एथिकल बिज़नेस करते हैं। जी, तो वो कॉलोनी ओवरसीज़ मेरा बेटी सँभालती है, बड़ी बेटी। जी, तो उसमें हमारा बहुत अच्छा सक्सेस रेशो है और हम जी, वो सिर्फ़ रेफ़रेंस के थ्रू करते हैं। जी, हमारा 750 यूनिवर्सिटी से वर्ल्ड वाइड टाई अप है जी, और हम लोग वी डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी। हम वीज़ा के पैसे भी नहीं लेते, क्योंकि हमारा कमीशन डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से आता है। जी। ये बात कोई बताता नहीं है ज़्यादातर इमिग्रेशन वाले। हाँ, हम सिर्फ़ एडमिशन करते हैं जी, और ऑफ़र लेटर मँगाते हैं और हमारी क्योंकि देखिए ये जो बिज़नेस है, ये स्टडी अब्रॉड वाला, इसमें बहुत मतलब मैं कैसे कहूँ कि बहुत थोड़ा फ्रॉड लोग ज़्यादा हैं। जी, आई एम जी, सॉरी बट वो हैं। जी, तो और जो बच्चा भी है वो चाहता है किसी तरीके से, लेकिन हम लोग मतलब चाहते ही नहीं है। मतलब हमारा जो सबसे पहला बच्चा हमने भेजा, जी, दिल्ली से एक लड़की थी पंजाब की, वो अमेरिका भेजी थी हमने। जी, तो मेरी बेटी ने बड़ी मेहनत करी थी, मेरी टीम ने बड़ी मेहनत करी थी उसको। तो जी, उसके फादर आके हमको मिठाई भी खिला के गए। तो जब वो अमेरिका पहुँची तो वहाँ से भागी। तो बड़ा दुःख हुआ कि यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट नहीं किया और किसी छोटी यूनिवर्सिटी अमेरिका में प्रावधान है कि आप वहाँ उतर के किसी भी छोटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो,
तो आप लीगली वहाँ पे रह सकते हो। जी तो 1-2 दिन बाद उसकी फेसबुक फोटोज हमारे स्टाफ ने देखी, उन्होंने बताया यार इसकी तो शादी हो गई, ये सब वैसे। तो हमने उसके फादर को फ़ोन मिला के बोला यार ये तो आपने हमारे साथ गलत जी किया। तो बोला नहीं, नहीं मैं आपको पैसे दे देता हूँ। हमने कहा नहीं पैसे नहीं चाहिए, धोखा दिया आपने, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगा। तो ये आपने ऐसा किया। तो फिर वो उन्होंने अपने एक्सपर्ट से पूछा, उन्होंने कहा देखिए हम कुछ कर नहीं पाएँगे इसमें, जी बट ये है कि आगे से हम और सतर्क हो जाएँ। जी तो वो ऐसा नहीं कि उसने लड़की ने कोई इल्लीगल काम किया, जी बट वो वहाँ पहुँच के लीगली वो वहाँ से चली गई। तो हमने हम ऐसी कंट्री का ही काम करते हैं जहाँ फीस पहले दी जाती है जी और सिर्फ रेफरेंस का ही करते हैं, जी उसके अलावा नहीं करते हैं। अब हम लोग प्लान कर रहे हैं आईआईटी जी और नीट के अंदर आने की, जी बट क्योंकि थोड़ा एजुकेशन थोड़ा सा आजकल ठीक नहीं चल रहा है, लोगों के कारगुजारियों की वजह से, चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जी बड़ी-बड़ी एडटेक कंपनी डूब गई हैं। जी ये सब हमारे कॉम्पिटिटर्स थे। जी और ठीक है, उनको फंडिंग मिल गया तो आज वो वहाँ पहुँच गए। जी तो मैं यही चाहता हूँ कि भई 1.5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया कोई खर्च करता है, और अमीर या गरीब हर किसी का मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। जी आपके सच्चे और अच्छे विचार तो है, तो हमें ये जानना है कि आपके गुरु कौन है? आप किसको गुरु मानते हैं? मेरे पिताजी, जी मेरे पिताजी, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, जी तो उन्होंने हमारे लिए बहुत किया। जी तो पिछले साल ही उनका देहांत हुआ, 1 साल हो गया। तो मैं बहुत छोटा था, कोई 12-14 साल का। जी तो कोई व्यक्ति उनसे काम करने आता था तो हम बोलते थे कि आप चाय पिलाते हैं, पीते नहीं हैं, जी मतलब रिश्वत नहीं लेते हैं। तो उनका भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो जब आप बड़े हो जाओगे बताएँ। काफ़ी साल बाद मैं बड़ा हुआ, काम-वाम करने लगा, तो उन्होंने पूछा एक दिन कि यार तूने मुझसे एक सवाल किया था। मैंने कहा क्या? कि ऐसे-ऐसे। तो मैंने कहा थोड़ा-थोड़ा याद है वो जैसे। जी तो बोले वो मेरे डीआईजी का लड़का कहाँ है? मैंने कहा जी वो वायरलेस ऑपरेटर। वो तुम बोलते थे उसने लैम्ब्रेटा स्कूटर खरीदा नया, वो कहाँ है? मैंने कहा वो हवलदार। वो फलाना कहाँ है? मैंने कहा जी वो सब इंस्पेक्टर। तू कहाँ है? मैंने कहा 2 कंपनी का डायरेक्टर। तो बोले इसलिए रिश्वत नहीं लेता था कि आज वो हमारे को ईमानदारी फल रहा है। जी तो मेरे मेरे तो आइडियल वही रहे हमेशा से। जी गाँव से आके यहाँ सब करना। हमारे ज़्यादातर गेस्ट के आइडल उनके माता-पिता ही रहे हैं। जी, कई सारी अच्छी-अच्छी बातें उन्हीं से सीखी है। सोलंकी सर से हम अहमदाबाद में मिले थे, और जी। जब ये वेबिनार का डिस्कशन हुआ तो मैंने पूछा कि हम वेबिनार गुजराती में करेंगे कि हिंदी में? तो बोले મને થોડું-થોડું આવડે છે, પણ હું પૂરેપૂરું નહીં સમજી શકું. તો એટલું જે રેગ્યુલર हिंदीમાં जो बातचीत होती है, और सोलंकी सर रेगुलर हिंदी बोलते हैं और कभी-कभी जब गुजराती बोलते हैं तो वो बहुत मीठी लगती है। तो मैंने बोला ऐसी भी गुजराती आप बोलते होंगे तो चलेगा, तो जी। मुझे पूरी समझ में नहीं आएगी। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा वेबिनार हिंदी में कर लेंगे। तो कहे नहीं थोड़ું-થોડું तो समझू છું। नहीं, हम लोग का ओरिजिन गुजरात से ही है। जी, क्योंकि हमारे जो पंडित जी आते हैं, जो हमारा वंशावली लिखते हैं, जी, तो हमारा वंश वृक्ष उन्होंने लिखा हुआ है, वो गुजरात यहाँ से राजस्थान से आते हैं। जी, तो मैंने एक जिज्ञासापूर्ण उनसे काफ़ी साल पहले पूछा था कि हम लोग कहाँ से हैं? जी, तो उन्होंने बताया कि वही सोलंकीज़ हैं, चालुक्य वंश से है और गुजरात से। जी, तो हम लोग जैसे हमारा गाँव जो है वो यूपी में है, उत्तर जी, प्रदेश नोएडा के अंदर। जी, तो पहले बुलंदशहर में आता था। तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को क्योंकि आप लोग वॉरियर्स थे, तो आप लोगों को महाराणा प्रताप ने इधर जो ज़मीनें थी वो दौला कि आप लोग इधर अपना ये आपको यहाँ पे मतलब पूरी इधर रहने के लिए जगह दान करा है करके। जी, यू नो दे अलॉटेड यू दीस प्लेसेस टू स्टे एंड जी, तो लगभग हमारे 84 गाँव हैं। जी, सोलंकियों के 84 गाँव। 84 गाँव है आपके। जी, जब ये बात हुई हमारी वेबिनार की, लगभग 2-3 महीने पहले से ये बातचीत हो रही थी, लेकिन हम और सर दोनों इंतज़ार कर रहे थे कि 10th और 12th के बच्चों के एग्ज़ाम खत्म हो जाए, तो ज़्यादातर बच्चे और पेरेंट्स ये गाइडेंस ले सकें। जी।
सर की गुजराती और हिंदी सुनकर मैं पूरी बात जो बोलने वाली थी वो तो फोन में भूल गई और हंस कर लोटपोट हो गई उसी वक्त के उस वक्त वेबिनार गुजराती में करेंगे या हिंदी में करेंगे। और ऑडियंस तो हमारा ज्यादातर गुजराती होता है, लेकिन हमने ये नया फॉर्मेट चेंज किया है, उसमें हमने ये ऑप्शन रखा है कि अगर अतिथि विशेष हिंदी भाषी है तो हम वेबिनार हिंदी में ही करेंगे। फिर चाहे मैं और गोयल सर बाकी भी क्यों ना बोले। थोड़ी समझ लेने लगा हूँ अब तो। जी। और सबसे बड़ी बात है भाई, अब तो मजबूरी है, आपने एक व्यक्ति भेज रखा हमारे दिल्ली में जो पूरे राष्ट्र को संभाल रहे हैं, तो भैया अब तो हमें तो गुजराती सीखना पड़ेगा। तो। जी थैंक यू सर। आपका इस ऑनलाइन वेबिनार जो फ्री में हम कर रहे हैं, 3 साल से ज्यादातर समय हो चुका है और ये 99वां एपिसोड है, उसके बारे में आपका क्या प्रतिभाव है? इसमें कई सारे डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, हीरो, डायरेक्टर्स, अलग अलग हमने अलग अलग फील्ड के सारे गेस्ट लाए हैं। एक आप ही बाकी रह गए थे कि जो 500 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस जिन्होंने बनाए हैं, ये एक फॉर्मेट रह गया था और वो कमी आपने पूरी कर दी। तो इस कार्यक्रम के बारे में आपका क्या प्रतिभाव है? नहीं देखिए, बहुत अच्छा लगता है, खासकर काफी लोग मैं देख रहा हूँ कि राजपूत समाज से हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे तो बहुत ज्यादा। मेरे फादर साहब ने शुरू से कहा कि हम राजपूत हैं, राजपूत हैं, हम राजपूत हैं करके, वो घोट के पिलाया हुआ है उनको शुरू से। तो ठीक है, हम दिल्ली आए थे, मैं दिल्ली का पैदा पला बड़ा, लेकिन गांव से जुड़ा भी रहा। तो भैया आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं हम तो ये कहते हैं कि देखिए, आप किसी के मार्गदर्शक बन सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। और मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको स्टोरी सुनना शुरू करूँगा तो आप हैरान रह जाएंगे। लोग होते थे और फिर वो मतलब बड़े खुश हुए कि साहब मैं आज आईएएस बन गया हूँ जी, जस्ट बिकॉज कि आपने मार्गदर्शन किया। तो वही है, हम एक बहुत लड़का आया, मैं आप जानते हैं मैं आईएएस बन गया जी। तो मैंने उसको बोला भैया टेंडर में भरता नहीं और बदमाश में हूँ नहीं, तो मुझे दोनों रूप में तुम्हारी जरूरत नहीं है, ना मुझे टेंडर भरना है ना मुझे कोई क्राइम करके आपको छुड़वाना है आपसे जी। समझ में आ गया जी। ठीक, बट देखिए आपको अच्छा लगता है कि जब आप मैं किसी व्यक्ति से मिला जी, तो बड़ा गुणगान कर रहे थे कि आप जानते हैं हम किन के साथ बैठते हैं, 250 करोड़ का आदमी है, 250 करोड़ का आदमी है। मैं चुप रहा बहुत देर, फिर अब देखिए थोड़ा सा कई बार है तो इंसान ही, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा भैया तो जो 250 करोड़ का आदमी जिसके ऑफिस के बाहर बैठ के वेट कर रहा होता है, तो बाहर निकल के मेरे पैर छूता है, तो 250 करोड़ वाला बड़ा कि मैं बड़ा? मैं बड़ा जी जी। कोई जवाब नहीं था, वो चुप हो गए। तो मैंने कहा मुझे 250 करोड़ का भपकी वो आपके अपने लिए, मेरे लिए थोड़ी है जी। ये थोड़ा सा मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि आप लोग आजकल इंस्टाग्राम पे या ऐसे बहुत लोगों को देखेंगे जी, जो एक फिल्म भी बना चुके हैं जी, और बोलते हैं कि बाकी इंस्टीट्यूट मतलब चोर हैं। तो अगर इंस्टीट्यूट वाले चोर हैं तो फिर आप क्यों इंस्टीट्यूट खोल के चला रहे हैं जी? आप एक भी बच्चे को जी पिछले 20 साल में आपने अगर एक बच्चे को फ्री पढ़ाया हो जी, वो आप सजा देंगे, मुझे मंजूर है जी। मैं उसी इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ जो बहुत बड़ी बातें करते हैं और समाज की और धर्म की और परिवार की। आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, और ग्रुप क्लेम करते हैं कि मैं आईएएस अफसर था, जबकि वो आईएएस अफसर नहीं। ग्रुप भी सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ था जी। एक भी बच्चा उन्होंने फ्री पढ़ाया हो जी, अपने दिल पे हाथ रख के बोल दे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। तो बात ये है कि शिक्षा का क्षेत्र है जी, वहाँ पे आई एम सॉरी आप बनियागिरी नहीं कर सकते। यहाँ बनिया से मतलब वैश्य समाज की बात नहीं कर रहा हूँ जी जी। जो व्यवसाय में है तो उसे बनिया ही बोला जाता है, मैं भी बनिया ही हूँ एक तरह से व्यवसाय। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में है तो यहाँ आपको
मौके के हिसाब से अपने आप को डालना है, फ्रॉड या चीटिंग नहीं करना है। नहीं, वो देखिए जी जी आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके बच्चे के स्कूल का टीचर, जी आप उसको अपने मेहनत करके लाता है व्यक्ति और उसकी फीस देता है, जी उसके साथ कैसे गलत कर सकते हैं? मतलब वो थोड़ा गले से उतरना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। इन लोग हैं जिनको सिर्फ, और ठीक है, अगर वो उनकी सोच है। जी सोच है, जी जी आता है, ठीक है, भगवान आगे लाता है। हम जितने भी हैं, छोटे हैं बड़े हैं जैसे भी हैं, लेकिन आज प्रभु की कृपा से इंडिया के टॉप 5 इंस्टीट्यूशनों में हमारा नाम आता है। जी बच्चे कम हैं ज़्यादा हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता, सही है। आपको आज बता देता हूँ कि जो आईएएस इंडस्ट्री को जानता है, जी मुझे जानता है, उसको पता है कि हम क्या पढ़ाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं खुल के बोलता हूँ कि वो हमारे टीचर क्यों ले लेते हैं, हमारे टीचर ले लेते हैं। जी उंगलियों पे आपको नाम गिना दूंगा, और उनमें से एक टीचर अभी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में लड़े भी हैं। जी नाम नहीं बोलूंगा, आप लोग समझ गए होंगे। जी वो मेरे पास 2 बार फेल होके गए हैं। जी वो हम टीचर बनाने की होलसेल फैक्ट्री है। टीचर बनाने की होलसेल फैक्ट्री। लेकिन ये आपकी अच्छी सोच, और आपने कहा कि जिन बच्चों की फीस की दिक्कत है और आप उनकी फीस माफ करते हैं और फिर भी उनको पढ़ाते, आपके स्टाफ ने बोला कि ये बच्चा नहीं कर पाएगा, फिर भी उसकी उम्मीदों को निराश नहीं होने देना, और उसके मेहनत और लगाव के साथ आपकी अच्छी सोच है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके पास कि 500 से ज्यादा आईएएस आईपीएस, अगर कोई 5 भी आईएएस और आईपीएस बना दे। आपने कहा कि किसी भी गृहिणी को हलवा बनाना या मिठाई बनाना वो इजी है, आपके लिए आईएएस बनाना इजी है। अगर आप इजीली आईएएस बना रहे हैं तो गुजरात में इतने कई सारे आईएएस एकेडमी है, क्यों वो सब लोग आईएएस नहीं बना पा रहे हैं? आप विश्वास करें जी, मैं हैरान होता हूँ, वो एकेडमी अभी दिल्ली में भी आई है जी, और आपके यहाँ काफी नामी गिरामी है। जी, मतलब मैं पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं अगर ऐसा शब्द यूज करूंगा तो बहुत छोटा होगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ कहने के लिए कि चोर शब्द भी उनके लिए छोटा है। जी, क्योंकि आप किसी को भी खड़ा कर देंगे पढ़ाने के लिए। जी, आपने बिना जाने पहचाने किसी को भी, क्योंकि आपके पास टीचर नहीं है, जी, आपके पास सेटअप नहीं है, जी, आपके पास सोच नहीं है, तो 2020 के बाद से हम सब लोग इम्पैक्टेड है। जी, और मुझे नहीं पता मेरी एकेडमी कैसे चल रही है, जी, बट भगवान चला रहे। जी, तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्म, अच्छे विचार आगे जरूर आते हैं। जी, ठीक है, बट गुजरात में मैं इस बार जब अहमदाबाद आया था जी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा जी, कि यहाँ काफ़ी स्कोप है। जी, और कुछ लोगों ने अपना इंटरेस्ट भी दिखाया था। जी, जी। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता वो क्यों पीछे हट जाते हैं। जी, क्योंकि अभी उनको बोलेंगे ना कि वो हार्ले डेविडसन गाड़ी का शोरूम ले लीजिए तो बाकी सब लोग आ जाएंगे। जी, आप विश्वास करें, ये एक ऐसा बिजनेस है जी, पैसा भी है और सम्मान भी है। जी, आप मर्सिडीज कार बेचेंगे, आपको पैसा तो मिल जाएगा, जी, लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। जी, मेरी दिली इच्छा है कि मैं गुजरात में कुछ सेंटर्स खोलूं, जी, और जो भी लोग उससे लाभ उठाना चाहें, पैसा कमाना कोई ध्येय नहीं, जी, तो वो बात की बात है। जी, अगर कोई 1.5 लाख रुपया लेता है जी, फीस दिल्ली में, और वही फीस लगभग 80,000 रुपया 90,000 रुपया गुजरात में है, जी, तो अगर मैं वही बच्चा को 40,000 रुपया में पढ़ा दूँ जी, बेटर टीचर के साथ, जी, तो क्या बुरा।
और हो सकता नहीं, बहुत अच्छा है जी। है मैं 500 रुपया महीना पे भी पढ़ा सकता हूँ, जी बट उसके लिए क्योंकि अ, अ, गाय गाय का दूध निकालने के लिए उसको चारा तो खिलाना पड़ेगा ना, जी, और चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, ज्यादा हो। तो थोड़ा सा तो चारा खिलाना पड़ेगा, तो वही बस एक जी कॉस्ट है। जी अदरवाइज तो मेरे को ऐसा नहीं है। तो आप लोग जो भी चाहते हैं किसी भी रूप में जोड़ना, जी मैं हर तरह से, बल्कि हम एक नए प्लान के साथ अभी आए हैं कि क्या होता है कि गुजरात में लोगों ने कहा कि हमें टीचर्स महंगा पड़ते हैं, दिल्ली से भेजना, जी हवाई से भेजना, फिर उनका पर आवर कॉस्ट होता है। जी तो एक नया हम लोग प्लान के साथ आए हैं कि जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लास चलाएंगे, जी और जहाँ पे हमें सिर्फ एक 80-85 इंच टेलीविजन का जरूरत है, जी कैमरा वगैरह कुछ साधन, और 50 सीट, जी जहाँ पे हम लोग उनको पढ़ेंगे, जी और लाइव इंटरेक्शन सेशन होगा यूपीएससी का। जी और अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो मैं उसमें आईआईटी जी और नीट भी जोड़ दूंगा, जी जो कि जो भी फ्रेंचाइजी होगा जी वो लगभग 2-2.5 हजार रुपया महीना से लेकर 3 हजार रुपया महीना तक उस बच्चा को पढ़ा सकता है। जी हम उसमें से सिर्फ 500 रुपया बच्चा लेंगे, टीचर भी हमारा, जी टेस्ट प्लेटफॉर्म भी हमारा, सब कुछ हमारा, जी और उनको वहाँ पे एक सेटअप रखना है। जी तो ऐसा भी हमारे पास प्लान्स हैं। जी। अगर आपके इस प्लान में कोई जुड़ता है, तो जी आपने बोला कि एक बच्चे का आप सिर्फ 500 ही लेंगे, जी तो आपको तो वहां से लाइव सेशन करना है, सारे टीचर्स को पे करना है, आपकी टीम है, तो आपको इसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, या सिर्फ सेवा होगी, क्या होगा? देखिए, जी मैं कोई भी बिजनेस है उसको क्या होता है ना, हर आदमी सोचता है कि इंस्टेंट पैसा चाहिए। जी मेरा प्रॉफिट आएगा 50वें इंस्टीट्यूट के बाद, जी जिस दिन मेरे 50 टाइप्स हो जाएंगे, जी लोग मेरे को अपने आप इन्वेस्ट करेंगे मेरे को। जी सही है। अगर मेरे पास 50 बच्चा है जी और 50 इंस्टीट्यूट हैं, जी तो कितना बच्चा हुआ मेरे पास, जी और 500 रुपए के हिसाब से जी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं ये कैसे दोनों, हो जी, सकता ये दोनों का प्रॉफिट होगा, स्टूडेंट का, हूँ। आपका, और यस जिसने इन्वेस्ट किया उसका भी। यस। जी जी तो मैं कैसे घाटे में हो सकता हूँ? जी जी सही है। लेकिन क्या है कि जी लोगों का पेट जो है ना नहीं भरता। लोगों को बड़ा ही खाना है, चोरी, जी मतलब हैरान ही हूँ मैं। जी अरे आप पैसा कमाइए, समाज सेवा भी करिए ना भाई। जी 500 रुपये में आज की डेट में कोई ट्यूशन वाला भी 2 हजार रुपये टॉपिक लेता है। जी लेता है, सही है। पूरे साल में 20 टॉपिक पढ़ाऊंगा, जी 20 सब्जेक्ट। 20 सब्जेक्ट। फिर जी जी ऐसा सर। नहीं है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं जहाँ जहाँ से भी है, मैं ओपन हूँ उनके लिए, बट जी सीरियसनेस दिखाना, जी सीरियस, और उनको भी फायदा है, जी उनको भी फायदा है। 2-2 हजार रुपया में लेते हैं, 50 बच्चा में ₹1,00,000 महीना आ जाता है उनको। जी तो 500 देते हैं, 2,500 लेते हैं, तो जी 2,000 तो उनको बच गया ना, जी और उनको भी समाज सेवा हो गया, अपने समाज के बच्चा को। अब उनमें से एक भी बच्चा निकलता है, जी देखिए ना। जी। और सभी लोगों ने ये सजेशन किया हुआ है कि अगर आईएएस बनाना चाहते हो तो दिल्ली भेजिए, और सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है जी कि बच्चों को वहां रहना, खाना पीना, आना जाना, सब सभी के लिए ये एडजस्ट नहीं हो पाता, लेकिन आपने ये बहुत अच्छी सोच रखी है। जी। जो भी इंटरेस्टेड होगा वो आपका कांटेक्ट करेगा। हाँ प्लीज प्लीज। जी थैंक यू सो मच सर। और कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, कई सारे लोगों के मन में क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कोई जानकारी चाहिए, तो हम ओपन सेशन के लिए, प्लीज गोहिल सर। जी बहुत बढ़िया। और जो एक डर था ना सबके कि आईपीएस यूपीएस से वो जी बहुत दिक्कत वाली पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई में ज़्यादा पैसा भी लगता है, और पहले ही
बार में तो पास हो ही नहीं सकते हैं। ये जो सोच थी ना, वो सब सोच आपने आज ऐसी सरल आपका वक्तव्य और सरलता से आपने ये सोच है ना वो सबकी दूर की है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, उनमें से सबसे पहले मैं दर्शन सिंह जी सोलंकी साहब को कहूँगा कि वो अपना परिचय दे और अपनी बात रखें। दर्शन सिंह जी सोलंकी। नमस्कार, प्रणाम सोलंकी साहब। नमस्कार सर, नमस्ते। नमस्कार सर, आई एम रियली हैप्पी टू लर्न लॉट मेनी थिंग्स एंड एक तो कांग्रेचुलेशन मित्तल भाई एंड जयदेव सिंह के इनका मिशन था सोलंकी साहब कि गुजरात से लेके नासा तक पहुंच गए और आज आपको दिल्ली में पकड़ लिया। अरे सर। मैं खुद लोधी कॉलोनी में रहता था सोलंकी साहब। अच्छा, अरे वाह। या पापा सेक्रेटरीट थे और हम लोग सोलंकी है और मैं काफी यूपी के सोलंकी को जानता हूँ सर। आप कौन से साल में रहते थे लोधी कॉलोनी? हम लोग थे सर 65 से 70 तक। अच्छा, मैं 75 to 87 मेरा पहली क्लास हाँ जी से लेकर 12वीं क्लास तक मैं लोधी कॉलोनी 15 ब्लॉक में रहा। अच्छा, ओके, वेरी गुड। जोरबाग में जो प्राइमरी स्कूल है, जी। मेरी प्राथमिक शिक्षा वहीं से हुई, 1 से 5वीं तक। जी सर। तो आज बहुत खुशी हुई मित्तल बा और जयदेव सिंह साहब ने जो आपसे बात किया और माधोपट्टी और हम काफी कुछ बातें करते थे IAS IPS की। जी। और यूपी का जो स्ट्रेंथ है, बिहार का जो स्ट्रेंथ है, मतलब जो पढ़ने की स्टाइल वगैरह, हार्डवर्क वगैरह अप्रोच, तो हम काफी दिनों से बात करते थे और आज आपने एक अच्छा सा एक व्यक्तित्व दिया और काफी लोगों की आंखें भी खुल गई। और यहाँ पे जो IAS और IRS है वो भी हमारे कनेक्शन में है, लाइक यूपी से है, सूरत में है, अहमदाबाद में है। तो काफी लोगों से अभी हम लोग भी बात करेंगे कि भाई सोलंकी साहब अभी है हमारे साथ, तो गुजरात में कुछ हो सकता है हर तरह। जी। और जयदेव सिंह बापू आपे બહુ સારો પ્રયાસ કર્યો। કોંગ્રેચ્યુલેશન મિત્તલબા। અને આવા વ્યક્તિત્વને તમે મળાવ્યા ગુજરાતની અંદર એક બહુ અહોભાગ્ય છે અને એનો લાભ સમગ્ર ગુજરાતને મળે એવી હું આશા રાખું છું। દર્શન સિંહ સોલંકી मेरा बिजनेस है सर, और आई एम एसोसिएट विद IIS एंड IIM एंड अगेन एकेडमिया में हम लोग थोड़ी सेवा करते हैं सब, आपके जैसा नहीं है, मगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडियन प्लास्टिक इंस्टीट्यूट में मैं प्रेसिडेंट रहा था सर। अच्छा, और अभी केमिकल इंडस्ट्री में ये गोयल साहब के साथ हम लोग पॉलिसी मेकर में थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सोलंकी साहब, जरूर मिलेंगे दिल्ली में। थैंक यू सर, प्लीज आप आए, बी माय गेस्ट सर। मेरे को बड़ी खुशी होगी आप लोगों से मिलकर। जी सर, जी। जो भी आता है मेरे को बहुत खुशी होगी। कोई भी किसी को मेरे से कोई भी पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं। और ये मित्तल बा ने बहुत अच्छा प्रयास किया। कांग्रेचुलेशन अगेन मित्तल बा, जयदेव सिंह। एंड गुजरात के एकेडमिया में हम लोग अहमदाबाद और सूरत में बात कर सकते हैं, जहाँ हम साहब का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल है सोलंकी साहब, अहमदाबाद और सूरत में। जी। जरूर प्लीज। थैंक यू सो मच दर्शन सिंह सोलंकी सर। दोनों सोलंकी सर। दर्शन सिंह सोलंकी सर भी हमारे अतिथि विशेष रह चुके हैं। और जब भी ये वेबिनार हमारे शुरू में शुरू हुआ तो हमने जो बात समझ में नहीं आती थी तो हम दर्शन सिंह सोलंकी सर का मार्गदर्शन लेते थे। उन्होंने हमारे लिए एक PPT भी बनवाई थी और जहाँ हम अटकते थे वहाँ हमें वो पुश करते थे। थैंक यू सो मच सोलंकी सर। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर जी। 38 से भी ज़्यादा कंट्री में सोलंकी सर ने अपने बिजनेस की और वो सब बातें और वेबिनार सब वहाँ किए हुए हैं। बहुत बड़ा नाम है सोलंकी सर का। मगर जो कहते हैं ना कि ज़मीन से जुड़े हुए रहते हैं, हवा में नहीं उड़ते हैं। होते हैं हवा में, प्लेन में ही घूमते रहते हैं, मगर जमीन से जुड़े हुए नहीं होता है सर। जी सर। कुछ लोगों ने और भी शायद हैंड रेज किया है, बात करना चाह रहे हैं। जी। महेंद्र सिंह जी चुड़ासमा, पहले आप अपना परिचय दीजिए, बाद में अपनी बात है वो सामने रखें।
जय माता जी। नमस्कार बलराम सिंह जी साहब, नमस्कार नमस्कार सर। बहुत खुशी हुई। आप तो ये, हम लोग तो आईएएस आईपीएस समझते थे, आप तो उसके प्रोड्यूसर जनक हो गए। तो इतने बड़े हस्ती, मतलब 500 से ज्यादा आपने प्रोड्यूस किया, बहुत बड़ी, मतलब हमको गौरव महसूस कर रहे हैं। एक बात मुझे थोड़ी कभी कभी खटकती है जी कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकार में, जी पता नहीं उनकी मंशा पहले से ही, ज्वाइन होने से पहले ही वही रहती है कि सरकार में जाओ, बड़ी पद पे पहुंच जाओ और फिर कुछ भ्रष्टाचार से और कुछ कमा लो। तो ये मंशा, मतलब ये जो मेंटालिटी है ना, ये करप्शन कुछ कुछ हद तक घुसे हुए है, इंक्लूडिंग आईएएस ऑफिसर भी कोई दूध से धुले हुए नहीं है। नहीं, जी। नो डाउट कुछ है उसमें भी, हाँ लेकिन ये चीज हम जो बाकी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आप, मैं, आई एम महेंद्र सिंह चुड़ासमा, मैं यूएस एयरफोर्स में सेवा करता हूँ। मैं सर्विस कर रहा हूँ और यूएसए से बोल रहा हूँ। तो जी ये जो हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और जब ये हम उसी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को मिलेंगे ना, तो ये बहुत, मतलब खटकती है हमें बात कि हमारे पता नहीं गवर्नमेंट में बैठे हुए उनकी मंशा लोगों को हेल्प करने की बदली में हैरेस करके कैसे पैसे बनावे, ये कब मतलब चेंज होगी? वो कुछ आप लोग तो ये बनाते हैं, तो उनको कुछ ये थोड़ा ज्ञान का भी, थोड़ा बहुत उनको, मतलब जीवन में कुछ सुधारा आवे और भारत तरक्की करे, ऐसा कुछ प्रदान करे। देखिए बाकी मैं तो बना देते हैं आप, उसके जी लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा तो प्रयास ही रहता है कि जो भी बच्चा आता है, मिलता है, पास करता है, काफी लोग आते हैं, ज्यादातर आते ही हैं, तो उनको यही बोलते हैं भैया आप जिस 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 परिवेश से आए हैं, जिस परिप्रेक्ष्य से आए हैं, तो थोड़ा करिए। लेकिन मैं जब यंग था तो काफी लोग बोलते थे ऐसे अमीर नहीं बना जाता है, ऐसे नहीं अमीर बना जाता है। तो मेरे पिताजी ने हमेशा बोला कि आप एथिक्स रखेंगे। तो मेरे को एक टीचर ने बोला सर, मैंने कहा नहीं, एथिक्स के साथ मैं बिजनेस करता हूँ। और आप मुझे, मैं जानता हूँ बहुतों को, मैं मतलब हैरान हूँ। इसका एक ही समाधान है सर कि जानवरों को भी ना बाड़े में बांध के रखना पड़ता है। तो जब तक यहाँ पे स्ट्रिक्टर कानून नहीं लाया जाएगा, तब तक आप, अगर आप सोचते हैं ना माइंड सेट बदल देंगे, माइंड सेट कुछ वही बदलाव कुछ लाना। देखो, सैलरी वाइज सब कुछ उनको सैलरी अच्छी मिल रही है, दे आर अबव, लेकिन एक पता नहीं है ये चीज, लेकिन मैं भारत के ऑफिसरों में ज्यादा देखा है। मैं दुनिया भर के, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मिलता हूँ, लेकिन जब भी हम गवर्नमेंट ऑफिस इंडिया में जाते हैं ना, तो पता नहीं एक अलग ही उनकी जो हैंडल करने की सिचुएशन रहती है ना, वो दे आर नॉट टू हेल्प यू, मतलब वो पता नहीं केस को कुछ दूसरे एंगल से मतलब चालू करते हैं। बहुत से ऑफिसर ज्यादा कर, नहीं, मैंने बताया उसमें कुछ, वो लड़का आया, बोला आप जानता हूँ, मतलब सर मैं आईएएस बन गया हूँ। तो मैंने उसको एक ही बात बोला कि भाई ना मैं टेंडर भरता हूँ, ना मुझे, मैं क्रिमिनल कोई क्रिमिनल जी सही है। समस्या नहीं तो आप, मतलब वही आप इतने मतलब तैयार करते हैं आपने, मैं आपकी स्टार्टिंग से सुन रहा था, आप इतने ऑनेस्टी वगैरह से आपके पिताजी के संस्कार को लेके चल रहे हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा मतलब इंस्टीट्यूट में ये टकोर करते जाओ कि भाई आप कुछ देश की सेवा करने को जा रहे हैं, आपको खुद की सेवा के लिए नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, वो कुछ। हाँ महेंद्र सर, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप देखिए, जब तक मतलब ये संसार है, चाहे वो आप यूएस से हो चाहे हो, आप करप्शन किसी रूप में तभी रोक सकते हैं। देखिए जानवर का आप छोड़ दीजिए, आपको सारा खेत खा जाएगा। आप गाय को या भैंस को छोड़ दीजिए, वो वापस ही नहीं आएगी, वहां बांध के रखते हैं। जब तक आप खूंटे से नहीं बांधेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो माइंड सेट बदलने की बात है, वो कभी नहीं हो सकती। आपके अमेरिका में ट्रैफिक वाला यहाँ पे कैमरा लगा के रखता है ना, हर पुलिस वाला, सही है, गाड़ी कैमरा है ना, कि भाई अगर कुछ भी गलत हुआ तो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो वो सिस्टम थोड़ा सा यहाँ हो जाए, और एक दो लोग तो थोड़ा अच्छे से हो जाए। मतलब मैं अब क्या बोलूँ, रिकॉर्ड हो रहा है नहीं तो मैं फिर भी आजकल ये टेक्नोलॉजी बढ़ी है, काफी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आई है, लेकिन फिर भी
लोग उसमें से भी कुछ लूप होल्स निकाल के रास्ते बनाते रहते हैं, तो थोड़ी दुख वही लगती है कि कम से कम ये लोग हाँ समस्या ये है सर, जो यहाँ पे ना आईएएस बनने के बाद ना एक भारत दर्शन होता है, एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम है भारत दर्शन। उसमें क्या है, जो इतने भी बच्चे हैं जो ट्रेनिंग में होते हैं, उन सबको हवाई यात्रा, ट्रेन से बढ़िया बढ़िया होटलों में ठहराया जाता है, उनको घुड़सवारी से लेकर बहुत बढ़िया पिकनिक, फिर कुछ गाँव में ले जाते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट में ले जाते हैं। जब तक आप उनको ट्रेनिंग सीधा एक सरकारी अस्पताल में ले जाके नहीं करोगे ना 5 दिन के लिए, जब तक आप उनकी ट्रेनिंग ले जाके किसी कोयला की खदान में नहीं करोगे ना, जब तक आप उनकी ट्रेनिंग के चौराहे पे खड़े होकर मजदूर आवाज लगा रहा है मेरे को आज दिहाड़ी 700 रुपये मिला है, तब तक उसको दर्द का एहसास नहीं होगा। ऐसा नहीं है, वो बच्चा जो बिहार से या यूपी से बहुत गरीब आता है ना, वो बेटर लिविंग के लिए सर पता नहीं, मैं हैरान हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत लोग अच्छे भी हैं, बहुत लोग इतने है अच्छे लोग तो है, मतलब मैं बताया ना कि देयर इज लॉट ऑफ ऑनेस्ट ऑफिसर्स आल्सो। हाँ, बट देखिए ये तो हकीकत है कि पावर गोज टू योर हेड वेरी वेरी सून, बहुत इट गोज वेरी फास्ट, तो दैट इज द ओनली प्रॉब्लम कि आप खुद देखिए कि अगर आज हम जहाँ भी मोहल्ले में रहते हैं या जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे सब लोग एक बार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, तो आपको लगेगा मैं कुछ हूँ यार, जो मेरे को सब लोग नमस्ते करते हैं, मैं किसी को नमस्ते नहीं करता हूँ, मैं किसी की नमस्ते नहीं लेता हूँ, तो आई एम समबडी। तो आई एम समबडी जब हो जाता है तो वो दिमाग खराब होना है बहुत लाजमी है। तो लेकिन जब उसको सरकार या उसके अफसरों द्वारा आईना दिखा दिया जाएगा ना, तो उसको पता लग जाएगा कि ये लोग आपको सम्मान में नमस्ते करते हैं, डर के नमस्ते नहीं करते। तो जब उसको ये एहसास हो जाएगा कि ये नमस्ते सम्मान की है, तो वो सबको उतना ही रिस्पेक्ट करे। तो थोड़ी समस्या है, बट इतना भी बुरा नहीं है सर हमारा देश। नहीं वही तो मैं बता रहा हूँ कि उतना भी बुरा नहीं है। मैंने दुबई में भी काफी साल, मतलब जो एक बोलते हैं ना एक दंडा पॉलिसी होनी चाहिए, दुबई में राजाशाही है और वहाँ ये करप्शन वगैरह आप देखेंगे तो मतलब जीरो है, जीरो टॉलरेंस। तो कुछ हद तक वो दंडा पॉलिसी कुछ सरकार को अपनानी चाहिए ताकि सुधार आवे। कुछ कभी कभी मतलब कोई कड़वी दवा लगेगी, लेकिन वो एक जरूरी है। जी 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 जी, नहीं आप भगवान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आनंद हुआ आपसे मिलके, और आप ये मंच पे आए, बहुत खुशी हुई। अलग अलग तरीके से नासा वाले साइंटिस्ट आ गए, सब कुछ। अभी आईएएस आईपीएस ऑफिसर आने के बदले में उनके जनक, उनको प्रोड्यूसर आ गए, तो और बड़ी खुशी हुई साहब। मेरा सौभाग्य है सर, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच चुड़ैसमा सर। सोलंकी सर, जब से हमने वेबिनार शुरू किया है तब से महेंद्र सिंह चुड़ैसमा साहब अमेरिका से रेगुलर वेबिनार ज्वाइनिंग करते हैं और इतने एक्साइटेड होते हैं, हर बार अपना परिचय देना भूल जाते हैं और लास्ट में देते हैं अपना परिचय। थैंक यू। और आपने अपनी अच्छी बात सबके समक्ष लाया। ये बहुत जरूरी बात है जो सर ने की पॉइंट कह सकते हैं ना, कि हम अगर रोड पर जाते हैं तो अगर दो बाइक की टक्कर भी नहीं हुई, सिर्फ आगे पीछे हुई, फिर भी वो झगड़ने लगते हैं कि तूने मुझे क्रॉस किया। और सर ने बताया दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में हम एक टूर में गए थे तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन कोई भी गाड़ी रुकी नहीं थी, कोई झगड़ा भी नहीं हो रहा था, पुलिस खड़ी थी, सामने सामने जो उनकी बातचीत हुई इंश्योरेंस का, कि जो भी प्रॉब्लम था, ऐसे जैसे अभी हम अच्छे से बात कर रहे हैं वैसे ही बात करके सब अलग हुए। धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा सर, और इंडिया इज द बेस्ट ऑलवेज। जी थैंक यू सो मच चुड़ैसमा सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद चुड़ैसमा साहब। नेक्स्ट लेते हैं जाडेजा वीरेंद्र सिंह जी। पहले आप अपना परिचय दीजिए, बाद में अपनी बात रखें। जय माता जी सोलंकी सर। नमस्कार सर, जय माता दी सर। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह जडेजा फ्रॉम द्वारका एंड आई एम टीचर, मैथ साइंस टीचर, हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 21 years।
अरे वाह Sir, at first of all, I am extremely happy that under your mentorship, coaching, almost more than 400 students have cleared UPSC, one of the top exam of our nation. जी So heartily congratulations for your effort in that direction. थैंक यू सर हमारे सर गुजरात में भी हमारे कम्युनिटी की बात की जाए, राजपूत कम्युनिटी, तो उस दिशा में एक कैंपेन चला रहे हैं, एक अच्छा सा एक एफर्ट लगा रहे हैं। गुजरात में पूरे एक फिल्टर करके सुपर 30 एक योजना लॉन्च की है, सुपर 30। ओके उसमें से पूरे गुजरात में 30 लोगों को फिल्टर करके सिलेक्ट करके उसको दिल्ली में जो अच्छे कोचिंग क्लास है वहां पे भेजने के लिए एक प्रोसेस है। और इकोनॉमिकली यदि कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है, स्मार्ट है, इकोनॉमिकली वीक है, तो उसका भी खर्च है वो कम्युनिटी के जो डोनर्स है वो देंगे। अच्छा एक उस दिशा में अच्छा प्रयास है। मैं तो कहूंगा कि आप तो दिल्ली से कोचिंग करते हो, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली इज हैविंग परहैप्स मोर देन 2 करोड़ पॉपुलेशन, सो हर तबके के स्मार्ट लोग वहां पे तो मिल जाएंगे। जी गुजरात साइज में छोटा है दिल्ली से, लेकिन आपका जो एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है कोचिंग का, यूपीएससी का, तो गुजरात में भी आके हमारे गांधीनगर में लेकावाड़ा में भी एक आईएएस आईपीएस भवन बनाया हुआ है। तो वहां पर भी जो हमारे स्टूडेंट अभी कोचिंग कर रहे हैं आईएएस आईपीएस की, तो उनको भी आपका एक लंबा जो एक्सपीरियंस है कोचिंग का, या सिविल सर्विस एग्जाम यूपीएससी का, तो उनका बेनिफिट मिले उस दिशा में आप भी आइए, मोस्ट वेलकम। और हमारे यहाँ उसमें क्या है, गुजरात की जो यूथ जनरेशन है अभी की बहुत स्मार्ट है, सिर्फ जरूरत है उनको एक माहौल की, एक अच्छा सा माहौल की और एक पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट देने की। कि ये एग्जाम जितना डर का, जितना फेयर है यूपीएससी नाम सुनने का, इतना हार्ड नहीं है। इतना द एग्जाम इज एज इजी एज लाइक 10th and 12th स्टैंडर्ड इफ यू गेट गुड कोचिंग एंड गुड एनवायरनमेंट। तो आप भी आइए और एक अच्छा सा माहौल खड़ा करें, ताकि हम गुजरात के जो राजपूत कम्युनिटी के यूथ है, जो टैलेंट काफी भरा हुआ है, उनको जरूरत है आप जैसे अच्छे मेंटर की और एक अच्छे एनवायरनमेंट की। तो मेरा यही कहना था, और आपकी फ्यूचर टास्क के लिए भी बहुत विश करता हूँ। जय माता साहब, मैं हर तरह से हर रूप में मैं मेरी संस्था आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। आप मुझे सिर्फ जो बेसिक खर्चा होता है ना वो दे देंगे, तो भी मैं आपको वहाँ फ्री पढ़ा दूंगा। जी थैंक यू। ऐसे समाज के लिए करना चाहता हूँ। और जो सबसे बड़ी बात, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि एक बच्ची है, तो वो 3 इंटरव्यू फेल करी, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशनों में उसने पढ़ी, तो मेरा इंटरव्यू गाइडेंस चल रहा था, तो किसी ने भेजा कि इसको मिल लीजिए, नूपुर गोयल नाम बता देते जी। तो आई, तो मैंने इंटरव्यू लिया, फीडबैक मैं ही देता हूँ, पटनायक साहब IAS, सक्सेना जी, मनोज कुमार जी, संगीता गुप्ता, काफ़ी लोग थे। तो मैंने कहा बेटा तेरे कंधे झुके हुए हैं। कहती नहीं सर मैं अगली बार साड़ी पहन के आऊँगी। मैंने कहा नहीं बेटा साड़ी नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा व्यक्तित्व के अंदर बदलाव चाहिए। सर 3 सेशन लिए, 11th रैंकर नूपुर गोयल, ऑल इंडिया 11th रैंक। तो वही लड़की, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कभी आपको, उसके जो कमेंट है हमारे लिए, वही लड़की जो 3 बार IAS का इंटरव्यू फेल कर रही है, तो ऐसा 4थी बार में क्या बदलाव आ गया। मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता, बट अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उसको IAS बनाने में कामयाब हुआ, क्योंकि जब उसकी सोच बदली तो मैंने उसको बोला बेटा आपके पापा नरेला मंडी में आड़ती हैं, बाहर कर दीजिए, आप जाइए और इस तरह से बैठिए। तो मैंने जब उसको बोला कि बेटा साड़ी को ना ऐसे पकड़ना है, पल्लू को ऐसे पकड़ के, तो पटनायक साहब हंस पड़े कि यार आप तो मैं आज कोई लेडी पैनलिस्ट नहीं है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, उस बच्ची को बताना तो पड़ेगा। तो जब वो इंटरव्यू दे के आई, बात हुई, तो कह लगी सर मैं बिल्कुल पैर पे पैर रखे कॉन्फिडेंटली बैठी, मैंने उनको हर तरह का जवाब दिया। और जो मैंने एसेस किया कि पिछले 3 बार में वो इतनी डरी हुई थी, आज भी हमारे पास
मैं फिर वही जिक्र करूँगा कि यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो वायरल होते हैं, और खासकर मॉक इंटरव्यू के अंदर आइए, अच्छा क्या नाम है आपका, अच्छा प्याज को टमाटर में मिलाएंगे, फिर उसको सेब के सिरके में मिला देंगे, तो फिर उसमें दही डाल देंगे तो क्या बनेगा? तो ऐसे कौन पूछता है सवाल? वो लोग अगर जब तक हुआ क्रिएट नहीं करेंगे तो कोई उनको पूछेगा नहीं, तो इसलिए सब चाल चली जाती है। मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि आपका इंटरव्यू लेने वाला आपके माँ बाप जैसा ही है। वो जो यूपीएससी में पैनल में बैठे हैं, वो भी सुबह टैक्सी वाले से लड़के आए हुए हैं, वो भी अपनी बीवी से लड़ाई करके सुबह सुबह आया होगा, नाश्ता अच्छा नहीं दिया होगा, तो वो चिड़ा बैठा होगा कि अच्छा तुम गुजरात से हो, अब बताओ शासनगीर कहाँ है? अब तुम आईएएस बनना चाहते हो, तुमको शासनगीर के बारे में पता नहीं, तुम्हें वेरावल के बारे में नहीं पता, तुम्हें सोमनाथ के बारे में नहीं पता, तुम्हें गांधीनगर नहीं पता। तो सबसे बड़ी समस्या है ना कि हमें जो रटाया गया, हमने सिर्फ वही पढ़ा, वही देखा, उसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा। मैं एक बात पते की बता देता हूँ कि आईएएस बनने के लिए, जिसको भी आईएएस बनना है, पिछले 2 साल में, किसी भी साल में, उस साल में और उससे पिछले साल में इस देश में जो घटित हुआ है, वो आपका अगला क्वेश्चन है। चाहे वो ज्योग्राफिकली हुआ है, चाहे हिस्टोरिकली हुआ है, चाहे वो साइंटिफिकली हुआ है। हम बोलते हैं नासा के वैज्ञानिक आए हैं, जो भी हैं, और आप इतने दिनों बाद एक अंतरिक्ष यात्री यहाँ उतारते हैं, उस देश के राष्ट्रपति को उतार नहीं पाते हैं तो एक प्राइवेट प्लेयर उतार देता है, तो विलिंगनेस चाहिए थी ना। तो आप क्या सोचते हैं कि कल को स्पेस स्टेशन से रिलेटेड कोई नहीं पूछ रहा उस अंतरिक्ष यात्री के बारे में, ना कोई एलन मस्क के बारे में पूछ रहा है, स्पेस स्टेशन के बारे में यूपीएससी नहीं पूछ सकता? ये सिंपल सवाल कि उस स्पेस स्टेशन का नाम क्या है, बस। और हम क्या करते हैं? भूल जाते। अगर हम उसको याद रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको आईएएस बनने से कोई रोक सकता। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, सिर्फ सोच है। जडेजा साहब, आप जिस रूप में चाहें, मैं हर तरह से तैयार हूँ, हर तरीके से। अगर मुझे फ्री पढ़ाना पड़ेगा, मैं फ्री भी पढ़ाऊंगा। जी, थैंक यू सर। थैंक यू वीरेंद्र सिंह भाई। सोलंकी सर, आपका पोस्टर जब मैंने सेंड किया तो पहला मैसेज वीरेंद्र सिंह भाई का था कि गुड चॉइस, गुड चॉइस। और आज दोपहर को शायद उनका मैसेज था कि मैं कल 9 बजे कितनी बार ज्वाइनिंग करने की कोशिश किया, ज्वाइन नहीं हो पाया। फिर मैंने देखा कि आज वेबिनार है। वो इतना एक्साइटेड थे कि कल रात को वो ज्वाइनिंग करने की कोशिश कर रहे थे। सो काइंड सर, सो काइंड। शिक्षक है ना, शिक्षक है तो उनको। जी, और वीरेंद्र सिंह भाई साहब भी हमारे साथ 3 साल से जुड़े हुए हैं और ऐसे ही अतिथि विशेष को मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए थे। थैंक यू सो मच वीरेंद्र सिंह भाई। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सिंह जी। आज 1 घंटा और 12 मिनट कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, और एपिसोड भी था 99। तो अब जो आने वाला जो एपिसोड है वो तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग ही 99 में ही ऐसा हुआ है, तो 100वें एपिसोड में तो क्या होगा। तो यही सोच के साथ अगर राइट हैंड नहीं किया हो और किसी को भी बात करना हो तो अपना माइक अनम्यूट करके अपना परिचय देके अपनी बात रख सकते हैं। जी, प्रद्युमन सिंह जी चौहान, आप अपना परिचय देके अपनी बात रखें। नमस्ते, थोड़ा मैं बाहर था इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। जी जी, हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम प्रद्युमन सिंह चौहान है, मैं एमपी से बात कर रहा हूँ इस समय जी, और मालवा प्रांत से बात कर रहा हूँ। अब सर तो आईएएस तो जा
जानते होंगे कि मालवा जोशी वगैरह में काफी बड़ा नाम है, विक्रमादित्य बोसदेव परमार जी और कुमार गुप्त, समुद्र गुप्त, स्कंदगुप्त। तो हम सब यहाँ क्षेत्रीय काफी है, तो सांस्कृतिक क्षेत्र से तो काफी अच्छा रहा है। तो इस क्षेत्र से हूँ माहिष्मती, जिसपे बाहुबली मूवी बनी है और जहाँ से काफी बड़े शासक रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान जी जो थे, उनकी माता जी भी त्रिपुरी जबलपुर से रही है, तो काफी अच्छा एरिया रहा है ये। तो मैं इस क्षेत्र से हूँ। तो मेरा ये सर सोचना ये था कि मैं ट्रेनिंग वगैरह में काफी एम्प्लॉयमेंट आते हैं कंपनीज के, तो कुछ बच्चे बहुत निराश होके आते हैं। मतलब कैसे निराश होते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा था कि जी, बताइए। वो क्या करते हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ कि जैसे आते हैं बच्चे, तैयारी करते हैं 2 साल 3 साल 4 साल। मेरी जी, आवाज आ रही सुन रहे, है, स्पष्ट आ रही, बोलिए क्लियर? ना, बिल्कुल आवाज आ रही है, बहुत अच्छे। हाँ हाँ सर। तो वो तैयारी करते हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं बच्चे कि जिनके जीविका आदि के लिए बाद में वो समझ नहीं पाते कि यार 2-3 साल दे दिया, घर वालों ने खर्चा उठा लिया, अब क्या करें। फिर वो कई सेल्स की जॉब करते हैं, कई टेली कॉलिंग की जॉब करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशन लेते हैं, कोई बीटेक जैसी डिग्रियां भी लेता है आईटी से, सॉफ्टवेयर से, लेकिन वो फिर तैयारी में लग जाता है। फिर वो 2 साल 3 साल वो फिर हाथ जोड़ देता है, फिर वो जॉब ढूंढता है। तो वैसे मैं अभी अपना कंसर्न बता रहा हूँ, तो मैं उनको गाइड करता हूँ कि इसमें चांसेस जो रहते हैं, देखिए कोचिंग का जो कंसर्न देखा मैंने कि वो मोटिवेट करते हैं, ऐसा करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन ये देखा है कि अगर पीछे उसके बेचारे के कुछ करने का बेस ही हो, या तो वो घर से फार्मिंग वगैरह कोई धंधा पानी इस टाइप से हो, तो वो नहीं हो पाता तो वो कर लेता है ना। तो आपका क्या कंसर्न है उसमें कि बच्चा अगर आर्थिक रूप से, हाँ, तो क्योंकि जो खासकर ये लड़के या पुरुषों के लिए ज्यादा दिक्कत है इसमें। मैं समझ गया चौहान साहब, मैं 16 साल से ही देखा है। और अभी क्या होता है कि ना हमारे पास क्योंकि कैमरे लगे हैं काउंसलिंग की जगह, मैं भी देखता हूँ, अरे को लोग कौन आए, पता लगा कि जी मेरा बच्चा भी 9th क्लास में IAS बनना है। अच्छा तो बोलता हूँ कि ना, आपने इसकी जीव हत्या मत करो यार, अच्छा आप इसकी जीव हत्या मत करो। अभी वो बच्चा है, उसको पढ़ने दो। जब ये बच्चा ग्रेजुएशन में आ जाए, जब इसका मन अंदर से करे, तब आप उसे भेजिए। दूसरा, हमारा शुरू से हमारा एक मोटो है और एक ध्येय, हम हर किसी को ये बोलते हैं कि आप अपनी लाइफ में से 8 से 10 महीने निकाल दीजिए अपने लिए या अपने परिवार के लिए। आप IAS की कोचिंग करिए। हम आपको, देखिए, हम कोच हैं, हम आपको बैट पकड़ना, बल्ला पकड़ना, बॉल करना सिखाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। तो हमने आपको कोचिंग दे दिया 8 महीने 10 महीने साल भर का, हम साल भर का टाइम लेते हैं, लेकिन कोर्स हम 10 महीने में खत्म हो जाता है। जी जी जी। तो हर बच्चे को हम ये बोलते हैं कि आप जिस फील्ड से हैं, इससे बाहर निकलिए, उसके बाद अपने कैरियर पे लग जाइए और वहां रहते रहते प्रैक्टिस करिए। ये आपका सही सुझाव है। और मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, जो मैंने आज तक देखा है सर, कि जो बच्चा आधा अधूरा पढ़ रहा होता है, जो सर्विस में होता है, जो कैरियर में होता है किसी में, उसके पास होने के चांसेस 100%। अच्छा ये मेरा अपना मानना है। मतलब उसका फोकस बढ़ जाता है कि उसको ये भी लगन करना है, है। ये भी मैंने करना आपको पहले बार यही बोला कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं चाहिए, लगन चाहिए। दूसरी बात, जिन बच्चों की आप बात करते हैं, मैं माफी चाहता हूँ, मैं भोपाल गया। है। अच्छा, सृष्टि जैन देशमुख मेरे पास से इंटरव्यू गाइडेंस की लड़की है। सृष्टि जो कोचिंग चल रही है, सृष्टि जैन देशमुख जी जी। आपके भोपाल से है। अच्छा सर, इंदौर में भी है क्या कोई आपका कोलैबोरेशन किसी के साथ? नहीं, वहाँ पे 1-2 इंस्टीट्यूशन है तो करते हैं, लेकिन समस्या क्या है सर, बच्चे को कोई ये नहीं पता है कि ये वो कैप्सूल नहीं है, आपने पिलाया, पानी पिलाया और जाइए IAS बन गए। हमने आज तक करा क्या है, रट्टाफिकेशन। ये एग्जाम कॉन्सेप्ट बेस्ड है यार, रट्टा नहीं चलता है। जी जी जी। पड़ेगा। लॉजिक। प्रसाद बिजली कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, मालवा रीजन है क्या, खजुराहो है कहाँ, छतरपुर को भागों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बांटती है? बेतवा।
मैं गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं नहीं सही है सर। तो जब आपको रीजन ही नहीं पता, आपने चंबल नहीं सुना, आपने कुछ और नहीं सुना, आप सिर्फ लोगों को उनकी फूड हैबिट्स या अखबार में जो आ गया, एक एक अखबार में नाम छोड़ी वाली बात के नाम दूंगा तो लोग उसी को पढ़ते हैं। अरे मैंने कहा वो अखबार तो बायस्ड अखबार है, वो एंटी गवर्नमेंट है। अब जो अखबार निष्पक्ष रूप से कुछ लिख नहीं सकता है, यही सरकार के खिलाफ लिखना है, तो वो कैसे निष्पक्ष हो सकता है? हाँ सर जी जी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं कि आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ जी कि मैं खुद भी एनालिसिस करता हूँ। जैसे आपने एक नदी का नाम सुना होगा चंबल का, जी तो आप तो मत जानते होंगे ना। जी एक चंबल है, आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि चंबल निकली है ये हमारे निमाड़ मालवा की जो बॉर्डर है, या इंदौर से ये मात्र 20-30 किलोमीटर दूर जो विंध्याचल पर्वत है वहां से निकली है। जी अब आपको बता रहा हूँ इसके पास से एक और नदी निकली है जी जो मात्र 30 किलोमीटर जाके नर्मदा में महेश्वर के पास मिल जाती है, जी पास में। बस डिफरेंस क्या है, ये इधर आ गई उधर आ गई, नहीं तो चंबल भी एक छोटे सा नाला बन के रह जाती। ऐसे ही काली सीन, पार्वती और ये बेतवा वाली जो बेतवा वगैरह है ऐसे निकला है। तो इस तरह की स्टोरी जानने समझने में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती है सर कि ऐसा भी होता है कि जियोग्राफी को। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, आपने इतनी गूढ़ बात बताई है, आप हेड्स ऑफ टू योर नॉलेज, बट यूपीएससी नहीं पूछता है। अच्छा यूपीएससी पूछेगा नक्सलवाद क्या है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद क्या है, वो बेतवा रीजन पूछेगा उसको। नदी नाले में मैंने एक बात बोला कि जब आपको, जैसे आपको पता है क्योंकि आप वहाँ के निवासी हैं, लेकिन अगर मैं नहीं हूँ या गुजरात का कोई व्यक्ति नहीं है या गुजरात से बाहर का कोई व्यक्ति गुजरात के बारे में जानना चाहता है तो बेसिक तो इन्फॉर्मेशन हो कि भाई सोमनाथ के मंदिर किसने तोड़े थे, द्वारका में क्या है। आप जब मैंने बोला आप वहाँ मैं निग्रोस की बात करता हूँ, अगर आपको का साइकिल नहीं पता वहाँ का कि उस रीजन में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, वहाँ पे कितना होता है, तो आप क्या, अब देखिए कितनी बारिश होती है, कितनी जनसंख्या को यूपीएससी करें इन बेस क्वेश्चन जो है ये वनडे कोचिंग, जो हम लोग वनडे कोचिंग बोलते हैं ना, जो थोड़े छोटे एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं, स्पेसिफिक होके पूछा जाएगा या जीपीएससी में पूछा जाएगा गुजरात से रिलेटेड, वो भी परफेक्ट आएगा, मोस्टली यूपीएससी सिलेबस। दो जैसे कोई सब्जेक्ट 2-3 स्टेट को बिलोंग करता है तो उसके बारे में भी पूछते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, मतलब मैं अपने इंटरेस्टिंग लेवल पे बता रहा हूँ, कोई मैं तैयारी तो नहीं कर रहा हूँ जी। अब जैसे गुजरात में अहमदाबाद जाते हैं तो रास्ते में एक माही नदी आती है जी। अब मेरा इंटरेस्ट जगा कि एक बार की नदी का क्या है, मतलब मैंने कहीं पढ़ा नहीं है तो उसका जियोग्राफिक देखा गया तो मुझे पता था कि ये धार के पास एक छोटे से गांव राजगढ़ से निकलती है और ऐसे नाला जैसा है। लेकिन मैं जब एक बार अहमदाबाद गया तो मैं दंग रह गया कि ये तो अपनी नर्मदा जैसी इतनी बड़ी नदी है। फिर उसके बारे में पता किया कि डायरेक्ट समुद्र में मिलती है साबरमती की तरह। ठीक है, तो आप मैं एक लास्ट में आंसर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने नदी के बारे में जान लिया, नहीं पूछेगा यूपीएससी। हाँ यूपीएससी पूछेगा कि उसके खादर में क्या है, अच्छा, नदी के पास कौन कौन से मिनरल मिलते हैं। अगर आप नदी को जानते हो तो उसके साथ वाले वन क्षेत्र को भी जानते होंगे। वो पूछेगा कौन सा नेशनल पार्क है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रद्युमन सिंह जी, काफी टाइम हो गया है जी। हाँ सर, ठीक है, धन्यवाद सभी का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच प्रद्युमन सिंह भाई सर। जी 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 हुकुम। काफ़ी टाइम हो गया है, 10:22 हो गए हैं और पता भी नहीं चला कि आज का वेबिनार में टाइम कैसे निकल गया। तो आज के जो हमारा एपिसोड 99 में सब एकत्रित हुए और अपनी लाइफ का जो 1 घंटा और 22 मिनट जो इस वेबिनार को दिया है, इसलिए ऑक्सीजन की टीम से हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। जय माता जी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी भी मेरी जरूरत हो किसी भी रूप में आप प्लीज जुड़े, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय माता जी।